Let us suppose here is a liquid. ये एक ऐसा liquid है and a coin is placed here. What is here? Coin. Coin क्या है? P. And an observer is here who want to see it. यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये देखना चाहता है, ये हाइट h ले लो, find out the apparent depth or apparent height of, नहीं वेट करो, नहीं वाटर नहीं लेना है, 1 मिनट रुको। apparent depth of coin placed at observer, place that P as seen by the observer O. ओके, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को? तो देखो ध्यान से, द ऑब्जर्वर विल सी द हाइट और डेप्थ ऑफ इमेज। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से n2 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। अच्छा, आप म्यू से करते हो, डोंट वरी, हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं। दिस इज μ2 and this is μ1 and the condition is given μ2 is greater than μ1। ये कंडीशन है, μ2 is greater than μ1। ओके, देखो तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है ओ पॉइंट पर, इसको कितना डेप्थ दिखने वाला है बेटा? कोई क्वेश्चन कर रहा था कि ऑब्जर्वर इज जस्ट अबव द वाटर सरफेस, सो इट डज नॉट मैटर मुझे डेप्थ चाहिए, तो डेप्थ मुझे सरफेस से लेना होता है, हमेशा हम लोग डेप्थ को सरफेस से लेते हैं। तो कैसे करना है? देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऑब्जर्वर है, हियर इज योर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर विल सी द पॉइंट P का इमेज, तो पॉइंट P का इमेज जहां बन रहा होगा, ऑब्जर्वर उसी इमेज को देखेगा। तो देखो इमेज कौन से पॉइंट पे बन रहा है, तो इमेज कैसे बनेगा ये चीज हम देखते हैं। तो इमेज बनने के लिए एक रेस को हम ऐसे इस लाइन पे ऐसे भेज रहे हैं, तो रे विल रिफ्रैक्ट विदाउट एनी डेविएशन, देयर इज नो डेविएशन, तो कोई डेविएशन नहीं होएगा। ओके, तो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा क्योंकि रेस परपेंडिकुलर जा रही है, नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस पर कोई डेविएशन नहीं होता है। नहीं 90 डिग्री टू द सरफेस है ना, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों 0 है। अब एक्चुअली पॉइंट पी से बहुत सारी रेस निकल रही होंगी, जो पॉइंट ओ पर जो ऑब्जर्वर है, देयर आर सो मेनी रेज आर कमिंग एट द ऑब्जर्वर्स आई, बहुत सारी रेज आ रही होंगी। तो कभी भी हमें अगर इमेज फॉर्म करना है, तो इमेज फॉर्म करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इमेज फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 रेस चाहिए होती है। तो एक तो मैंने ये रेस ले ली, दूसरी रेस जस्ट कंसीडर कि इसके बहुत पास वाली रेस, मतलब दूसरी रेस ऐसे आ रही है, ऐसे इट इज वेरी क्लोज टू इट और यहाँ पे आंखों पर जा रही होगी, बट हम देखने के लिए, हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि रेस इतनी दूर है, ये रेस बहुत पास में है। ओके धनंजय, तो जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचने वाली है रेस, दिस वुड बी योर नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना होने वाला है, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ पैरेक्सियल है, वेरी गुड श्रेय। तो रेस को ऐसे जाना है, बट नाउ द रेज आर गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर मैंने μ2 इज ग्रेटर देन μ1 दिया है, इट मींस दैट द मीडियम वेयर योर कॉइन इज प्लेस्ड इज डेंसर। तो ये कैसा मीडियम है, इट इज योर डेंसर मीडियम।
So now if it is your denser medium, then away from normal. Very good. तो ये ऐसे रेस जा रही है away from the normal. This angle would be the total, the complete one is r. हाँ, very good. Now इसको अगर मैं एक्सटेंड करके पीछे लाऊं तो you guys can see यहाँ पे ये मिल रही है. This is point I. I पर your image is form. So whatever the depth, ये वाली जो डेप्थ है ये ऑब्जेक्ट को दिखने वाली, ये ऑब्जर्वर को दिखने वाली है. मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअली कौन सी हाइट पर है, h हाइट नीचे, बट जो दिखने वाला डेप्थ है जहां पे ऑब्जर्वर इमेज को देखेगा, दिस इज h डैश. लेट मी राइट इट वंस अगेन, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम होगी इसको देखने में. दिस इज h डैश, अपेरेंट हाइट. वेरी गुड. सो दिस इज योर अपेरेंट हाइट. अब ये देखना है, हमको कैलकुलेट करना है कि ये हाइट कितना है. तो थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करते हैं. अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी तो आई होगा, ऑल्टरनेट एंगल. सो दिस इज अगेन आई, एंड इफ दिस एंगल इज आर, ये एंगल आर है, सो दिस वन वुड बी आर अगेन. बिकॉज देखो ये परपेंडिकुलर के साथ एंगल है, इसी लाइन को आप एक्सटेंड कर रहे हो, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है. तो दिस विल बी अगेन आर, and say this point is M, this point is N. ध्यान से समझना अभी. हाँ, वही फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि वहां से कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है. तो अभी क्या है, मैं बोलता हूँ कि एक ट्राइंगल है अपने पास, अगर आप देख पा रहे हो तो ट्राइंगल PMN. क्या चाहिए अपने को, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में रिलेशन चाहिए. दिस एक्चुअली इस क्वेश्चन से. सो अगर मैं ट्राइंगल PMN लेता हूं तो यहाँ पे देखो tan I, दिस इज tan, ये एंगल 9, सॉरी ये एंगल 90 डिग्री है. सो दिस लाइन इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज थीटा. तो MN इज परपेंडिकुलर अपोजिट, MP इज योर बेस. तो tan I can be written as MN, that is opposite, upon adjacent, that is MP. Correct. Similarly, if we talk about another triangle, that is IMN. ध्यान से देखो IMN ट्राइंगल किधर है, दिस ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो बन रहा है. सो इन दिस ट्राइंगल MN इज अगेन opposite and MI is again adjacent. So you can write tan R is equal to, very good Dhananjay, MN upon MI. यहाँ पे एक कंडीशन है, वो याद रखना. इफ रेज आर पैरेक्सियल. व्हाट इज पैरेक्सियल रेज? पैरेक्सियल रेज मतलब रेज बहुत पास पास है. ये हमने जो ये रेज बना रखी है ना, इसको मैंने इधर बनाया है, बट इट इज वेरी नियर टू O. ऐसे यहाँ से पास से ही कुछ जा रहा है. हाँ, हैव क्लोजर डिस्टेंस, वेरी स्मॉल. तो अगर सोचो कि मैंने इस रे को, ये जो रे ऐसे जा रही है, इसको मैं बहुत पास में, ऐसे देखो मेरा पॉइंटर देखो, मैं ऐसा पास में बना दूं, तो आई एंगल भी बहुत छोटा हो जाएगा. तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, आई छोटा होएगा तो आर भी छोटा होएगा. वेरी गुड. आई एंड आर विल बी स्मॉल, और विल बी वेरी स्मॉल, और यू कैन से इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. स्मॉल का मतलब है इट विल बी लेस देन 5 डिग्री और 10 डिग्री. ये हम लोग जनरली 10 डिग्री को भी लेते, बट वी कैन से 5 डिग्री. तो अगर ये स्मॉल हो गया तो क्या, बेसिक मैथ्स में आई थिंक यू डिड इट, एक प्रॉपर्टी पढ़ा है हमने, नहीं इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ एंगल इज स्मॉल, सो I can be written as sin I, means it is approximately equal to sin I, or it is approximately equal to tan I. And similarly, R can be written as sin R, or can be written as tan R. ये पैरेक्सियल रेज के लिए एक प्रॉपर्टी होती है. अगर आई एंगल इज लेस देन 10 डिग्री है, so that sin I can be written as I or can be written as tan I. तो साइन को tan लिख सकते हो, tan को
साइन लिख सकते हो, बट द कंडीशन इज व्हाट, योर रेस शुड बी, योर एंगल शुड बी लेस देन 10 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 इक्वेशन में देखो tan i को हम sin i लिख सकते हैं, इट इज sin i is equal to mn upon mp. Similarly, sin r can be written as again mn upon mi. If I will divide these two, तो देखो mn mn कैंसिल होएगा, further it can be written as sin I upon sin r is equal to mi upon mp, और mi क्या है, mi is apparent height h dash, sin r mp क्या है, mp is real height और real depth h। बच्चों बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी डोंट हैव दिस एंगल आई, अब ये आई भी अपने पास नहीं है, आर भी नहीं है, तो आई और आर तो पता ही नहीं है, तो साइन आई अपॉन साइन आर किधर पढ़ा था, याद आ रहा है किसी को? हाँ, स्नेल्स लॉ, वेरी गुड। स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ते हैं हम लोग, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच रेज आर गोइंग। तो साइन आई अपॉन साइन आर में क्या लिखते हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे रेस जा रही है, तो रेस कौन से मीडियम में जा रही है, यहाँ पे म्यू1 में, तो म्यू1 को इधर लिखना है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वेयर द रेस आर कमिंग। रेस आ कहां से रही है, म्यू2 से। वेरी गुड, अंडरस्टूड ना? ओके दीप, यस आदित्य। तो साइन आई अपॉन साइन आर कैन बी रिटन एज दिस। याद रखना, ये अभी बहुत बच्चे ये याद रखे थे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1। तो म्यू2 अपॉन म्यू1 नहीं याद रखना है धनंजय, क्या याद रखना है कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रेज आर गोइंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। समझा? तो इधर हम लिख सकते हैं म्यू1 अपॉन म्यू2। 1 सेकेंड, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं ये फाइनल स्टेप इधर लिख रहा हूँ, पेन तो चेंज है, आप लोगों को पता लग जाएगा ये फाइनल स्टेप है। म्यू1 अपॉन म्यू2 इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये रिलेशन आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, ये पेज 1 है एंड द पेज 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी फर्स्ट, राइट? नहीं बेटा, रेस म्यू2 हमने लिया ना, ये वाटर नहीं है, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, उस लिक्विड के लिए हमने क्या लिया यहाँ पे, म्यू2। तो ऐसा याद रखो, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होएगा वहीं से रेज आ रही होंगी, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे लिखना होता है। तो दिस इज म्यू1 अपॉन म्यू2 इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। कैन यू अगेन से हाउ टू डिफाइन साइन आई अपॉन साइन आर? हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, नहीं म्यू1 अपॉन म्यू2 होगा कबीर, देखो बेटा मैं वही बोल रहा हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू refractive index of the medium where the rays are going. Sin I upon sin R is equal to refractive index of the medium. Let me write it in the next page. मैं पूरा लिख देता हूँ इधर, स्नेल्स लॉ कैसे यूज करते हैं। हाँ, म्यू2 एंड म्यू1 दिया हुआ है, तो स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं, दिस इज sin I upon sin R is equal to refractive index of medium where rays, हाँ जहां रेस जा रही हो, बराबर, where rays are going upon refractive index of medium from where it is coming। ये होता है स्नेल्स लॉ, बेसिक समझना है। मार्जिनल रेस के लिए बेटा हम लोग करेंगे, परेशान मत हो, उसके लिए एडवांस इलस्ट्रेशन में कराया जाएगा आपको।
मार्जिनल रेस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। वहां पे हम ये जो नेग्लिजिबल कर रहे हैं ना, आई को साइन आई लिख दे रहे, 10i को साइन आई लिख रहे, वो वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो, sin I upon sin R is equal to refractive index of the medium where the rays are going and upon refractive index of the medium from where it is coming। अब ये क्वेश्चन में देखो, तो ये क्वेश्चन में रेस कहां से आ रही है, μ2 से, कहां पे जाने वाली है, μ1 से। तो sin I upon sin R रेस कहां जा रही है, μ1 में, अपन जहां से आ रही है μ2 से। तो sin I upon sin R is equal to μ1 upon μ2। डोंट रिमेम्बर, प्लीज डोंट रिमेम्बर कि sin I अपॉन sin R μ2 अपॉन μ1 होता है, ये याद रखना है। अब ये जो फार्मूला हमने लिख रखा है ना, इस फार्मूले में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फार्मूले को किधर यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट, हमने एक अजम्पशन लिया है, अगर ध्यान से देखोगे इधर, तो जो अजम्पशन इज कि इफ रेज आर पैरेक्सियल, तो पैरेक्सियल रेज में ही ये वैलिड है। वैलिड ओनली, हाँ स्मॉल एंगल, वेरी गुड धनंजय, वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। सर एक्चुअली हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है वैष्णव, बिल्कुल परेशान मत हो। सर ने क्या किया रहेगा, सर ने यहाँ से रेस जा रही थी, इस मीडियम को μ1 मान लिया होगा और सर यहाँ पे μ2 मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। हमने अजम्पशन उल्टा कर दिया है। ऐसा नहीं है बेटा एग्जाम में एक ही अजम्पशन आएगा, वो कुछ भी बोल सकता है, तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। दिस इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेस। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे जो H डैश और H हम मेजर कर रहे हैं, दे आर मेजर्ड बाय वेयर, आर मेजर्ड फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वहीं से हम इसको मेजर करते हैं। तो H डैश अपॉन H इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 यूज करने का मेथड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट, μ1 is the refractive index of the medium where rays are going and mu refractive index of medium from where it is coming। I hope ये सबको समझ आ गया है। If you guys have any, मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि अभी इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ना, पॉइंट 2 बेटा, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, देखो ध्यान से इस फॉर्मूले में, ये है हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर, ये तो H और H डैश में इस लाइन से ही मेजर करूंगा जहां से रेस रिफ्रैक्ट हो रही है। ऑब्जर्वर के यहां से नहीं है हाइट, यहां से है, ठीक है। अब देखो कैसा करते हैं क्वेश्चन। साइन 1 इज, हाँ साइन 1 इज 1, वेरी गुड, साइन 1 इज 1 ओनली, गुड। आगे चले। आविष्कार एक बार फिर से क्वेश्चन बोलना। VNA, you please show the points again। थर्ड पॉइंट, बेटा थर्ड पॉइंट तो काफी देर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। μ1 is the refractive index of the medium where rays are going। जहां पे रेस जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और जहां से रेस आ रही है वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। क्लियर, ओके।
एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ये एक सरफेस है, इधर हमारा μ2 है 4/3, इधर हमारा μ1 है 1। हाँ वेदांत, देख लो प्रीवियस स्लाइड। डन। ओके, तो इधर देखो, यहां पर मेरा एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज P, this is what P, and the height of this point is 24 सेंटीमीटर। इस लाइन पे ही एकदम एग्जैक्टली इसके ऊपर यहाँ एक पॉइंट है से 36 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऑब्जर्वर है अपना। क्वेश्चन इज फाइंड, ओके ओके मानस, में एंगल ऑफ डेविएशन से भी क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल परेशान मत। पहले एक और अपेरेंट डेप्थ, मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही है? हेलो हेलो, इट्स क्लियर? ओके ओके ओके, प्लीज चेक योर इंटरनेट, जिसको नहीं आ रही आवाज, बाकी लोगों को क्लियर है। apparent, find out apparent depth for or apparent depth of P as seen from O, ये क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड पार्थ, आगे भी करना है, हाँ देखते हैं, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेरी गुड। हाँ 54 इज करेक्ट आंसर। उन्नीस, यस या 54 इज करेक्ट। 18 एंड 54 दो आंसर नहीं आएगा बेटा, एक ही आने वाला है ना। 18 तो अपेरेंट डेप्थ सरफेस से हुआ। ओके ओके, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, अमन का भी आंसर है, गुड। यस यस महेश, नाउ सी हियर। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, अपेरेंट डेप्थ किधर है। सो हम लोग वो अपेरेंट डेप्थ पहले देखेंगे, कैसा दिखेगा अपेरेंट डेप्थ अपने को। अपेरेंट डेप्थ के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम हियर इन दिस केस डेप्थ हमें किसको देखना है, ऑब्जेक्ट P को देखना है। तो P के लिए जो H की वैल्यू है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। H डैश कितना होने वाला है वही कैलकुलेट करना है। अब देखो P को देखना है तो रेस कैसे जाने वाली है, ध्यान से देखो, रेस विल गो लाइक दिस, ऐसे। तो μ1 किसको लिखोगे, जहां पे रेस जा रही है, और रेस जा रही है मीडियम यहाँ पे 36 वाले में, तो μ1 1, μ2 जहां से रेस आ रही है तो 4/3। अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं h डैश बाई h इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। तो h डैश बाय h है 24, 1 is 1, μ2 is 4/3, 4 कितना आ रहा है, ने पढ़ा था h डैश और h दोनों कहां से लेते हैं, सरफेस, सरफेस से 18 सेंटीमीटर। देयरफॉर
डेप्थ फॉर ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर को कितना नीचे दिखेगा? मेरी आवाज सबको लाग कर रही है? एक बार देख लो, कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही है। डेप्थ फॉर ऑब्जर्वर इज 36, ऑब्जर्वर 36 सेंटीमीटर ऊपर है और इमेज यहाँ बन रही है, तो इट इज 54 सेंटीमीटर। ओके ओके, ओके, मेरी तरफ से नेट प्रॉपर है, बच्चों को आवाज आ रही है बाकी? ओ व्हाट हैपेंड? सो आंसर 54 सेंटीमीटर। समझा सबको? अब और क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? बेटा आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो स्लाइड ही पूरा मिस हो गया। वो स्लाइड आपको मिल सकता है आगे रिकॉर्डिंग से, अभी फिलहाल स्लाइड वो मिस हो गया, आई एम सो सॉरी। तो ये हमने छोटा सा एक क्वेश्चन किया था, अभी हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये एक स्लैब है और इधर देखो ऐसा कुछ कोई एक लिक्विड है, वी डोंट नो कि ये कौन सा लिक्विड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का दिया रहता है अपने को ऐसे। तो 1 सेकेंड, अरे यार 1 सेकेंड, एक्चुअली ये ऐसा कुछ, ये क्या है अपना, दिस इज मिरर। सी हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड इज 1.5, बाहर है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, म्यू इज इक्वल टू 1.5 है। आप क्या बोल रहे हो बेटा? मैं वही बता रहा हूँ आपको अद्वित, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, गौरव सर ने बिल्कुल गलत नहीं बोला है, म्यू वन उस मीडियम को लो जहाँ पे रेस जा रही है, बट हो सकता है किसी कंडीशन में वो म्यू वन और म्यू टू ऐसे भी आइडेंटिफाइड किया हो, ये जस्ट एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको गौरव सर का मेथड अच्छे से समझ आया है तो कोई, दोनों एक ही चीज है, म्यू वन म्यू टू में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप पहले वाला मेथड करते हो तो जहाँ पे रेस जा रही हो, अगर मैं म्यू वन अपॉन म्यू टू लिखूंगा तो हमारा जो फार्मूला है वो ऐसे चेंज हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब जहाँ पे रेस जा रही है वो म्यू टू हो जाएगा, जहां से रेस आ रही है वो म्यू वन हो जाएगा। बेसिकली यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कौन सा लिख रहे हैं, जहां पर रेस जा रही है, तो सर ने बोला था कि उस मीडियम को म्यू टू लिखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि जहां पर रेस जा रही है उसको म्यू वन लिख दो, बात तो एक ही हुई ना, दोनों दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मीडियम के हैं। नो वरी अद्वित, कोई भी ले सकते हो, बिल्कुल परेशान मत हो। ये है, और ये डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं, कितना डिस्टेंस ले लें, चलो इट इज 45 सेंटीमीटर। और ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ हमने ले लिया 20 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है ओ, ओ के लिए ये डिस्टेंस कितना है? यस, वैसे करना है, ठीक है, वही कर लो फिर जिसको, हाउ कैन अ लिक्विड स्टैंड लाइक अ वॉल लाइक दैट इट विल फ्लो, राइट? बेटा कंटेनर में अगर मैं लिक्विड को रखूंगा तो वो कंटेनर में लिक्विड फ्लो नहीं करेगा ना, वो स्टैटिक लिक्विड हो जाएगा कंटेनर के अंदर। जिनको प्रॉब्लम हो रही है, गौरव सर ने जो कराया वो लिखना है, तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन रखो। म्यू टू क्या है? म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे रेस जा रही है, मतलब सेकेंड मीडियम, जहां पे रेस जाएंगी वो सेकेंड मीडियम, जहां से रेस आ रही है वो फर्स्ट मीडियम म्यू वन। तो म्यू टू म्यू वन को अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हो, बिल्कुल परेशान मत होना। तो ये हमारा देखो,
हाँ दोनों सेम है भक्ति, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि गौरव सर ने म्यू वन म्यू टू किया तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। उनके लिए ये है कि हमने जो फॉर्मूला दिया उसमें म्यू वन अपॉन म्यू टू है, उसको म्यू टू अपॉन म्यू वन कर दो बस। ये ओ है ना ऑब्जेक्ट, ये कोई मेरा कट कर रहा है क्या? इधर है ऑब्जेक्ट, राइट, इधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अब पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। किसका थिकनेस देना चाहिए मुझे? ओमकार मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया है बेटा। कंटेनर है, मैंने दिया है ना, ये 45 सेंटीमीटर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओमकार क्वेश्चन बिल्कुल सही है, परेशान मत हो, आप एक बार ट्राई तो करो। तो ये क्वेश्चन है। देखते हैं। देखो I2 का रैंडम क्वेश्चन तो हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। ओके ओके ओके, देखते हैं। अच्छा, इस मुझे ये देखना है, हम लोग पहले ये समझते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है। ओके 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 ठीक है। देखो इसमें क्या होने वाला है, पहले ये समझते। पहले रेस इधर से ऐसे जाने वाली है, इस तरीके से, ये सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी रेस, दिस वुड बी नॉर्मल, इनको ऐसे जाना चाहिए। बट ये 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे 2 है, तो ये 1 और ये 2, तो रेस रेयर से डेंसर जा रही है, तो ये बेंड हो जाएंगी टूवर्ड्स नॉर्मल, करेक्ट। फिर ये इधर जाने वाली है, यहाँ से कुछ, मैं ऐसे एक रैंडम डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम बाद में अच्छे से बनाएंगे। इधर रेस पहुंचेंगी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मिरर पे पहुंचने वाली है, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसे वापस आने वाली है और फाइनल कहीं पे इमेज बनने वाला है। तो ये मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा सरफेस दिख रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्शन विल बी ट्वाइस एंड वन टाइम इट वुड बी रिफ्लेक्शन। एक बार रिफ्लेक्शन होना है एंड 2 बार रिफ्रैक्शन होना है। आओ देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको मैं प्लेन सरफेस, फ्रॉम प्लेन सरफेस। अच्छा देखो, ये जो प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस में क्या मैं अपेरेंट डेप्थ के लिए फार्मूला यूज कर सकता हूँ? इसको मैं h मान लेता हूँ। h डैश किधर होगा? सेम मीडियम में, इधर किधर h डैश आने वाला है, ये हमारा h डैश हो गया। I1 इसको बोलता हूं मैं। कैसे लिखूंगा मैं? h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, h डैश कैलकुलेट करना है, जिस मीडियम में रेस जा रही है उसको हमने म्यू1 माना है फार्मूले में। अब जो लोग म्यू टू मान रहे हैं, रिप्लेस योर म्यू1 विथ म्यू2 और म्यू2 विथ म्यू1, बात एक ही है। तो किस मीडियम में रेस जा रही है? 1.5, तो म्यू1 1.5, कहां से आ रही है रेस? 1 से। अभी जो पहले वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं वो ऐसा लिखेंगे, म्यू2 इज इक्वल टू 1.5, म्यू1 इज इक्वल टू 1, बात एक ही है। यस, वेरी गुड। तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1, ये हुआ। तो h डैश अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.5। यहां से जो हमें फर्स्ट रिफ्रैक्शन मिल रहा है, h डैश इज 15 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस हुआ 15 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, ध्यान से देखो, एक रेस ऐसे निकल रही होगी,
मैं भी बनाता हूँ डायग्राम, रे डायग्राम भी बना के हम लोग देखते हैं ऐसे। दिस इज नॉर्मल, रेस को ऐसे जाना चाहिए। देखते हैं बेटा, एक मैं बोला भी कि हमने ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन लिया है, मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है। तो ये अभी डेंस ऐसा बेंड हो जाएंगी, इस तरीके से रेस ऐसे जा रही है। तो ये पहला इमेज बन गया इस तरीके से, सबको समझा होगा। अब देखो इस मिरर के लिए कौन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, I1, क्योंकि मिरर पे कौन सी रेस पहुंच रही है, ये वाली रेस पहुंच रही है मिरर पे, ये वाली। तो मिरर को क्या लगेगा, को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। वन विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। तो देखो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कैसा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, तो यू माइनस ऑफ 45 प्लस 3 होगा। तो ये 45 प्लस 60 सेंटीमीटर, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं लैग कर रहा हूँ सबके लिए। एक बार मुझे आप लोग बता दो मेरी वॉइस क्लियर है। इट इज क्लियर। ओके, आई वॉज लैगिंग बिफोर बट नाउ आई एम क्लियर, राइट? ओके ओके, ठीक है। शायद मेरे नेटवर्क का इशू रहता है, मैं देखता हूँ। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज मिरर फार्मूला। मैं आगे नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सो वी कैन यूज मिरर फार्मूला। व्हाट इज इट, 1 अपॉन f is equal to 1 upon v plus 1 upon u। f कितना है, देखो इधर, f is 20 minus 20, u is minus 60। तो 1 upon minus 20, v कैलकुलेट करना है 1 upon minus 20, minus 60 सॉरी। तो minus 1 upon 20 plus 1 upon 60 is equal to 1 upon v। तो this is minus 60 plus 20 upon 1200। तो यहाँ से v क्या लिखोगे, -1200 upon 80, 0 and 0 get cancelled out, 4 2 जा 8, this is 30, v is -15। बेटा नाम जान के क्या करोगे, मेरा नाम रोशन दुबे है। so this is v -15। ओके, तो अब देखो इधर एक बार फिर से, ये मिरर है, somewhere here is your focal length, yes you can say I am from NIT Warangal। मिस्टेक हुआ है बेटा, मैंने किया है कि शायद आपकी तरफ से हुआ है, वैष्णवी? डिनोमिनेटर इट इज रॉन्ग, 1 सेकेंड। माइनस 20, ओ सॉरी, हाँ ये होगा
minus 1200 upon 40. So V is equal to minus 30 सेंटीमीटर. तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से अपने को क्या मिल रहा है? सॉरी, दिस इज आवर फोकल लेंथ. यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये रेज रिफ्लेक्ट हो रही है जब भी रेज ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद माइनस में आंसर आ रहा है. देखो -30, मतलब मिरर के सामने इमेज फॉर्म हो रहा है. मिरर के सामने इधर किधर 30 सेंटीमीटर पे. लेट मी राइट इट समवेयर हियर. मैं ये हमारा देखो इधर, यहाँ किधर हमारा I2 बनने वाला है, I2, और ये डिस्टेंस रहेगा 30 सेंटीमीटर. बराबर सबको समझा है? मतलब अगर मैं थोड़ा अच्छे से इस डायग्राम को बनाऊंगा तो ये डायग्राम मुझे कुछ ऐसा दिखेगा अभी. वेरी गुड. ऐसे ये रेस अभी ऐसे आ रही है, और यही रेस अभी देखो यहाँ जाके इंसिडेंट करने वाली है इस सरफेस पे फिर से. तो देखो रेस फिर से आ रही है. हाँ कराऊंगा. पहले ये हो जाए. अगेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस. तो अगर एक बार फिर से यहां से रिफ्रैक्शन देखोगे, ये 30 सेंटीमीटर हुआ, तो ये कितना होने वाला है बेटा? देखो पूरा 45 है, ये पूरा 45 है, ये 30, तो ये 15. तो रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, नाउ I2 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. तो I2 मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया. अगर I2 ऑब्जेक्ट है तो अभी मैं H लिखूंगा 15. आप लोगों ने बताया H डैश अपने को निकालना है, दैट इज द फाइनल इमेज. और जरा ध्यान से देखो, अभी रेस किधर से आ रही है? इस मीडियम से. किधर जाएंगी? इधर, इस मीडियम में, इधर इस वाले मीडियम में जाना है रेस को. तो अभी मैं जो लिखूंगा ना, the mu1 is 1, the refractive index of the medium where rays are going. हाँ वेरी गुड. mu2 is 1.5. अब यही कैलकुलेट कर लेंगे फिर से. h डैश अपॉन h 1 अपॉन 1.5. तो h डैश अपॉन 15. कैलकुलेशन एरर हो सकता है बेटा, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन बना रहा हूँ. तो h डैश यहाँ से 10 आ रहा है. तो फाइनल इमेज 10 सेंटीमीटर पे बनने वाला है. जरा देखते हैं फाइनल इमेज बनेगा कैसे. आ जाओ फिर से पीछे वाले पेज पे. थोड़ा सा ये लाइन सीधी रखते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो हम गड़बड़ हो जाएंगे. नहीं 10 है फाइनल आंसर बेटा. कुछ ऐसा, मतलब सीधी रेस है. सॉरी, ये थोड़ा जगह कम है, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. ये रेस ऐसे, तो इनको ऐसे जाना है, बट वो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये कुछ ऐसे, मतलब इधर किधर हमारा फाइनल इमेज बन रहा है. दिस इज आई फाइनल, और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. तो फाइनल इमेज का पॉइंट इधर है. दिस इज योर फाइनल इमेज. डायग्राम भी बना सकते हो. दिखने में टफ लगता है कि बहुत टफ करा दिया सर, इतना टफ क्वेश्चन कैसे करेंगे, पेपर में आएगा तो. हाँ मैं थियरी एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ बिल्कुल. इमेज इज वर्चुअल ना. हाँ वर्चुअल इमेज बेटा. मैं थियरी एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी. ये क्वेश्चन दिखने में टफ लगते हैं, बट अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे. मैं थियरी एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये नेक्स्ट स्लाइड आप करते रहो. इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है. हाँ बेटा, श्रावणी आता है एक ऐसे क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस आपको बेसिकली मिलेंगे एडवांस में या फिर मेंस में भी मिल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस आते रहते हैं. हाँ ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस इज
20 सेंटीमीटर। बट द क्वेश्चन इज व्हाट, मैंने क्वेश्चन क्या, नीट में भी आता है बेटा, आप देखो पेपर में उठा के, नीट की पहली पसंद खैर लेंस होता है, तो लेंस में भी हम लोग पहुंचेंगे, नो वरी। यस आर लोग, इट मे बी इन द नीट बिकॉज दे हैव मेंशन द सिलेबस। न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 15 होना चाहिए, नहीं, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से लोगे, ये वाले सरफेस के लिए ना, इसके लिए, तो इसके लिए ये 30 है तो ये 15 ही होएगा ना केवल, तो मैंने एच यहाँ पे 15 लिखा है, देखो दिस इज 15। हाँ भक्ति, इसको पार्ट्स में सॉल्व करना होता है जनरली, जब यहाँ हम क्वेश्चन करेंगे तो कौन पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक बार रेस ऐसे, इधर से रेस यहाँ जा रही है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, अगर मिरर से इमेज 45 से आगे हुआ, आगे हुआ बेटा, तो फिर भी तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, इसके लिए 45 से आगे होएगा। देखो मान लो इधर 50 पे आ गया, इधर आ गया इमेज, लेकिन आया तो होगा इधर से ही ना, तो इस पॉइंट से होके ही तो क्रॉस करेगा इसको, तब भी यहाँ रिफ्लेक्शन होने वाला है, हर केस में रिफ्लेक्शन होएगा। तो एक रेस ऐसे यहाँ से जा रही है, पहली बार रिफ्रैक्ट होएंगी तो रिफ्रैक्टेड रे मिरर पे पहुंच रही है, नाउ मिरर से ये रिफ्लेक्ट होने वाली है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के फिर ये ऐसे नीचे आने वाली है, यहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट हो रही है। तो कंडीशन अपने को पता है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रे डायग्राम केवल कॉन्सेप्ट के लिए बनाया है, नहीं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओके चलो, एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा अलग लेंगे क्वेश्चन टाइप वाइज, आपके मॉड्यूल्स में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप कर सकते हो, क्योंकि एक जैसा क्वेश्चन करके कोई मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अलग करेंगे। अमन मुझे वो 10 सेंटीमीटर कैसे है, बेटा यही थियरी है ऋतुजा जो बताया मैं। कि एक बार इधर से रिफ्लेक्ट कर रहे, यहाँ से रिफ्लेक्ट, हेलो हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने एक लाइन बना रहा हूं मैं, ये है ऐसा कुछ, फिर से यहाँ मैंने एक मिरर रखा है, बेटा अमन वो 10 सेंटीमीटर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में जाके चेक करो एक बार, कैलकुलेशन में तुमने कुछ रॉन्ग किया रहेगा, फाइनल इमेज 10 सेंटीमीटर पे आ रहा है ना यार, यही था ना, एच डैश अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5, तो एच डैश क्या होएगा 15 अपॉन 1.5, तो 10 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, समझा अभी? हाँ वेरी गुड। तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कर लिया करो, हो सकता है ऐसा मिस्टेक होता है, ह्यूमन बीइंग से छोटी बहुत, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करते हैं, हम भी करते हैं कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर। गौरव सर ने आपको पढ़ाया ये सब, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे करा रहा हूँ।
यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस है x, दिस इज mu is equal to 1.5 and here mu is equal to 1. क्वेश्चन क्या है कि फाइंड x such that final image will form on object itself. क्या करना है? sorry, find x for which the final image will form on object only. अब ये कब पॉसिबल है? अच्छा सोचो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सोचना पहले, क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, हाँ वेरी गुड, सी ओ सी रे, तो क्वेश्चन करना इज नॉट डिफिकल्ट, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, कि हम एनालिसिस करें कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आगे। ठीक है, ओके, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Is my voice clear to you all? ओके ओके, तो देखो ध्यान से, इधर ही ऑब्जेक्ट पे इमेज बनना है, तो क्या होएगा पहले ध्यान से समझो। हाँ, ये क्वेश्चन के बाद मैं कुछ नहीं समझाया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। सोहम धनंजय, ठीक है, ओके ओके, देखो एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन की एनालिसिस अच्छी रखना है, वही हमारे लिए फायदेमंद है कि एनालिसिस क्वेश्चन की, हम एनालाइज करें क्वेश्चन को कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जरा ध्यान से देखो, रेस पहले यहाँ पे यहाँ पे जाने वाली है रेस, मिरर से नहीं, मिरर से नहीं, पहले यहाँ से होएगा सुजेस, ये जो प्लेन सरफेस है, रेस यहाँ से रिफ्रैक्ट करेंगी, रिफ्रैक्ट करके यहाँ पहुंचने वाली है रेस, रेस यहाँ पे पहुंचने वाली है, फिर सेम रेस रिफ्लेक्ट होंगे और रिफ्लेक्ट होके यहाँ आना है उसको, और फाइनल रिफ्रैक्शन के बाद इसको इधर पहुंच जाना है। तो ये कभी पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब रे अपने पाथ को रिट्रेस करे, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड उमेश, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक कंडीशन है जो मैं लिख रहा हूं, आप सबको उससे समझ में आएगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन रे retraces its path it means object for mirror is at its center of curvature। तो द कंडीशन फॉर विच वो यहाँ पे वापस कभी आएगा, कि जब भी एक बार देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ,
यहाँ से एक बार रिफ्रैक्शन होएगा, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद रेस यहाँ पहुंचने वाली है। तो ये तभी पॉसिबल है जब जब ये यहाँ से जो रिफ्रैक्ट होके रेस इसके पास पहुंच रही है। हाँ नील करेक्ट आंसर है। तो जो रेस यहाँ मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा इस मिरर के लिए, दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका रेडियस कितना है? अगर फोकल लेंथ 20 दिया है तो रेडियस है 40। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये पॉसिबल है जब रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है रेडियस। मतलब जो पहला इमेज बने वो इधर बने, ये पूरा डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। दिस इज I1। मतलब ऐसे ये रे ऐसे जा रही है, इसको ऐसे जाना है, बट ये रेयर से डेंसर जा रही है तो ऐसे बेंड हो जाएगी इस तरीके से, और बेंड होके इधर। तो देखो जो रेस मिरर पे पहुंच रही है वो यहाँ से आ रही है, और कंडीशन ये है कि ये रेस 40 सेंटीमीटर पे होने वाली है। क्योंकि कोई भी रे मिरर में, अगर कोई भी रे है, अगर मुझे उसके पाथ को रिट्रेस करना है तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लेना होता है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर यहीं पे फाइनल इमेज यहीं पे बनना है तो रेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होना होगा। बेटा रिफ्रैक्शन होएगा तब भी वो पढ़ा होएगा ना रिफ्रैक्शन में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस अनुज कुछ बोलना चाह रहे हो? ऐश्वर्या, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इफ नॉट गिवन? बेटा फोकल लेंथ दिया है तो हम सब जानते हैं F इज इक्वल टू R/2 होता है। तो R इज इक्वल टू 2F। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेस जाएगी तो वापस आने वाली है। हाँ 50/3 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो देखो I1 कौन सा डिस्टेंस है, ध्यान से समझना। I1 इज व्हाट? I1 ये डिस्टेंस है, ये यहाँ, अच्छा ये पूरा 40 है तो ये कितना होएगा? ये 25 सेंटीमीटर। मतलब फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस x ही चाहिए ना, आप कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। आसान है तो डिफिकल्ट नहीं, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है बहुत ज्यादा। फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देखो ये इमेज है, मतलब h डैश की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, h है x, रेस जा रही है 1.5 में, रेस आ रही है 1 से। बस h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1। तो 25 अपॉन x इज इक्वल टू 1.5। देखो 250 अपॉन 15, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो दिस इज इक्वल टू x। तो 5 3 जा एंड दिस इज 50। तो 50/3 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को 50/3 सेंटीमीटर पे रखता हूं तो जहां पे ऑब्जेक्ट है फाइनल इमेज भी वही बनने वाला है। जहां पे ऑब्जेक्ट है फाइनल इमेज भी उधर ही बनने वाला है। समझा? डू यू गाइस हैव एनी डाउट? आई डोंट थिंक सो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके ओके। वापस एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर रेडियस 40 है मतलब वो पूरा प्रिंसिपल एक्सिस भी 40 हो जाएगा। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पूरा नहीं होता, जनरली इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम डबल ऑफ रेडियस में लेते हैं। लेकिन
ऐसी जरूरी बात नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है कि रेडियस वही होना चाहिए। हाँ, दैट इज 16.67। जया, यू आर करेक्ट। यस अमन, ओके, वेरी गुड गाइस, यू आर डूइंग वेल। ठीक है, चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अपेरेंट डेप्थ और मिरर दोनों को क्वेश्चन मिला के बना रहे हैं। इसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दे बोथ आर हैपनिंग टुगेदर, तो ये भी एक कंडीशन होती है। अब आगे चलते हैं, कुछ और टाइप्स करते हैं। अमन, दो किया ना, दोनों कॉन्सेप्ट हो गए बेटा अभी प्रैक्टिस के लिए। बाकी आपके पास बहुत सारी बुक्स है, वहां से कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। यस कार्तिक, व्हाट इज नेक्स्ट? शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। स्लैब से शिफ्ट का फॉर्मूला समझते हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये होता है शिफ्ट। शिफ्ट इज इक्वल, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि सर ने आपको शायद डेरिवेशन दिया है, तो मैं फिर से दूंगा तो वही प्रॉब्लम फिर से आने वाली है कि म्यू1 म्यू2 में कंफ्यूजन हो जाए, इसकी वजह से मैं फॉर्मूला फिर से नहीं दे रहा हूँ। डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं शिफ्ट इज इक्वल टू टी, 1 सेकेंड, सॉरी, शिफ्ट इज इक्वल टू टी 1 - हाँ, ये जो 1 - 1 अपॉन म्यू बोल रहे हो, वेरी गुड चेतन, बट ये कब के लिए है? जब एक साइड एयर हो, जरूरी तो नहीं है। देखो, जैसे ये मेरा एक स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बाहर 1 है, तब के लिए फॉर्मूला ये वैलिड है टी 1 - 1 अपॉन म्यू। बेटा लेकिन अगर बाहर एयर नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ये फॉर्मूला नहीं, एक जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं। ऐसे सीधा पढ़ो ना। हाँ, म्यू रिलेटिव लेना है, तो एक बार में पूरा फॉर्मूला पढ़ो। शिफ्ट इज इक्वल टू टी इन ब्रैकेट 1 - म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस म्यू ऑफ स्लैब। ये फॉर्मूला है, सीधा ये फॉर्मूला याद रखो। ये म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू, वो बेटा रिफ्रैक्शन है फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, वो अलग चीज है। दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। हाँ अमन, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, हर जगह काम करता है। एयर रखो या कोई भी मीडियम है, फॉर एवरी मीडियम इट इज वैलिड। साहिल, मॉड्यूल इज सफिशिएंट, जो मॉड्यूल आपको मिला है वो मॉड्यूल सॉल्व करो, मॉड्यूल सफिशिएंट है। मैं सारे बच्चों को एक ही चीज बोलता हूँ कि इट इज बेटर टू सॉल्व 1 बुक इंस्टीड ऑफ 100 बुक। इट इज बेटर टू सॉल्व 1 बुक 100 टाइम्स इंस्टीड ऑफ डूइंग 100 बुक सिंगल टाइम। कोई भी एक बुक ले लो, उसी को करो। म्यू सराउंडिंग, अमोली, म्यू सराउंडिंग मीन्स व्हाट बेटा? जैसे मान लो ऐसा एक स्लैब रख दिया है, तो इस स्लैब के बाहर जो मीडियम है, एयर हो सकता है कि स्लैब ग्लास का है और बाहर पानी में रख दिया मैंने इसको, तो म्यू सराउंडिंग वाटर हो गया। अगर एयर है तो म्यू सराउंडिंग एयर हो गया। मतलब जो स्लैब है, स्लैब के आसपास का जो मीडियम है, वो हमारा म्यू सराउंडिंग है। अच्छा साहिब, तो सर से बात करो, सर बता देंगे आपको, मैनेजमेंट से बात कर लो। हाँ बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ दीप, बिल्कुल फॉर्मूले, मैंने फॉर्मूला लिखा है अभी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। अब देखो ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले का मतलब समझते हैं। तो इधर मेरे पास एक स्लैब है, ये मेरा एक स्लैब है, ये स्लैब का जो ये पॉइंट है ना, दिस इज टी, एंड टी इज व्हाट? थिकनेस। टी क्या है?
थिकनेस ऑफ स्लैब, टी को क्या बोलेंगे? थिकनेस ऑफ स्लैब। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। तो टी इज थिकनेस ऑफ स्लैब। अब देखना, ये स्लैब था, इधर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इधर क्या किया मैंने? एक ऑब्जेक्ट रखा है, और इधर मेरा ऑब्जर्वर है। श्रेय, एक ब्रेक चाहिए? 2 घंटे के लेक्चर में भी क्या ब्रेक लोगे? अच्छे से पढ़ लो, ब्रेक की जरूरत नहीं है प्लीज, क्योंकि ब्रेक की कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं आएगी। अच्छा अगर लगेगा लेक्चर तो ब्रेक नहीं चाहिए होगा, परेशान मत हो, और बहुत मजा आएगा। एक मिनट दे दो मुझे, मैं कंफर्म करता हूँ। ओके, ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। बिल्कुल स्वागत करेंगे अनुज। शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, तो फॉर्मूला क्या है? शिफ्ट इज इक्वल टू टी 1 - म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। फॉर्मूले को यूज कैसे करना है? टी यहाँ पे थिकनेस है स्लैब का, म्यू सराउंडिंग ये होता है इधर और इधर, दिस इज म्यू सराउंडिंग, दिस इज योर स्लैब। स्लैब मतलब समझ रहे हो ना सब लोग? रेक्टेंगुलर कांच का एक टुकड़ा, दिस इज शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, अ पीस ऑफ ग्लास। तो इधर हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्स डिस्टेंस पे। शिफ्ट कहां से लिया है, कैसे लिया है, ऑल दी शिफ्ट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, एक एक करके हम शिफ्ट की बात करेंगे। कहां से शिफ्ट कैलकुलेट किया है, कैसे किया है, जरा देखो ध्यान से। अभी अगर मैं यहाँ पे एक रे ऐसे इंसिडेंट कर दूं इस तरीके से, तो ये क्या होएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेस को ऐसे जाना है, मीडियम टू रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये डेविएट होने वाली है। अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी, सराउंडिंग का मीडियम कम होता है। अब देखो ये रेस जो फर्स्ट इमेज फॉर्म होएगा वो कुछ यहाँ होने वाला है, दिस इज द फर्स्ट लोकेशन ऑफ इमेज I1। अब ये I1 स्लैब के इस वाले सरफेस पे एट दिस सेकेंड सरफेस ये एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट I1। तो अभी यहां से ये हमारा नॉर्मल, फिर इसको ऐसे जाना है, बट सिंस अभी ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है तो रेस कुछ ऐसे जाएंगी, ये इतना नहीं, थोड़ा सा डेविएट होगी कुछ ऐसे। किधर भी जा सकती है, परेशान मत हो ना। अब दूर जा रही है रेस, तो हाँ वेरी गुड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर जा रही है रेस, तो ये हमारा I2 है, समझा? ये हमारा I2 है। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो हमने शिफ्ट जो ये कैलकुलेट किया है ना, शिफ्ट कहाँ से कैलकुलेट किया है? तो ये पूरा ये हमारा शिफ्ट है। तो जब फार्मूला ये यूज करेंगे तो फार्मूले में कुछ चीजें हमें समझनी होगी, वो क्या क्या है? दिस
फार्मूला इज वैलिड, ये जो हमने लिखा है T1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, इट इज वैलिड only when rays are paraxial. दूसरा पॉइंट है शिफ्ट कहां से लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट इज टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब बहुत बार क्या होएगा ना, वो पूछेगा कि सरफेस से कितना दूर है, तो x माइनस कर देना, जो भी शिफ्ट आ रहा है उसमें से x माइनस कर देंगे। अभी ये फॉर्मूला और कभी सॉरी कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है, तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना है। शिफ्ट को ऑब्जेक्ट से लेना है इस फॉर्मूले में, शिफ्ट की वैल्यू इज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और शिफ्ट कहां से है, शिफ्ट पैरेक्सियल रेस के लिए है। अभी म्यू ऑफ सराउंडिंग ये फॉर्मूला और भी यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर शुड, अगर ऑब्जेक्ट को रखा है पर भी एयर में होना चाहिए, इस साइड में तो इधर भी एयर है। ऐसा नहीं कि ये ले लिया ऐसे कांच का एक टुकड़ा लगा दिया, वो देखो उधर दिखाते जू वगैरह में दिखाते, हाँ टोटल माइनस 57, तो जू वगैरह में दिखाते हैं बेटा। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है सबको, धनंजय को लैग कर रहा है मेरी वॉइस सब, मैं ऑडिबल नहीं हूँ सबके लिए, एक बार देखो। Am I audible to you all? Please check it once. Okay, it is तो टाइम अगर तो मैं एक बार चेक करता हूँ, आज पहले प्लीज एक्सक्यूज मी, बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्शन जो ओके ओके हिमाली, हम लोग बात होगा। क्या आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है मेरी? एक बार चैट बॉक्स में बताओ आवाज आ रही है? लैगिंग, इट्स क्रैकिंग, नो, ओके। हेलो बच्चों, अभी मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, प्लीज लेट मी नो। ओके ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, सॉरी।
हाँ मैं करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ नेट के लिए। आई एम सो सॉरी। ओके, इट्स ऑल राइट। ठीक है। आ, तो हम लोग फटाफट से एक बार फिर से करते हैं यार, पूरा हमारा जो भी लिखा था वो पूरा गायब हो जाता है। तो शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने जो पढ़ा है वो मैं बोल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोलूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है प्रखर। 1 - म्यू ऑफ सराउंडिंग, म्यू ऑफ स्लैब। तो यहाँ पे टी थिकनेस है, शिफ्ट को ऑब्जेक्ट से लेते हैं। फॉर्मूला पैरेक्सियल रेट के लिए, पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में होनी चाहिए। ये सब हमने लिख लिया था। लास्ट पॉइंट इज शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, उस पे शिफ्ट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम शिफ्ट का डेफिनेशन है बेटा, शिफ्ट मतलब होता है कितना डिस्प्लेस हो गया। मतलब जो ऑब्जेक्ट था वहां फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये स्लैब है, एक छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको समझ में आए, फिर अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। दिस इज अ स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये डिस्टेंस ले लो 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इधर रखा है, यहाँ पे μ1, यहाँ पर भी μ1। फाइंड शिफ्ट। तो शिफ्ट कैसे लिखेंगे? अभी हमने किया था, ऑब्जेक्ट से शिफ्ट लेते हैं। शिफ्ट इज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। कैसे लिखना है शिफ्ट? शिफ्ट के लिए फॉर्मूला है टी थिकनेस 15, 1 - म्यू ऑफ सराउंडिंग 1 अपॉन म्यू ऑफ स्लैब 1.5। इसी को सॉल्व कर लो। 15, देखो इसको लिख सकते हैं 2/3। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 15, 3 × 1 = 3 - 2 मल्टीप्लाई, तो ये 1/3, 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को आ गया। तो शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब में ये आंसर आ रहा है 5 सेंटीमीटर। समझा सबको? अब मुझे ये आंसर पॉजिटिव मिल रहा है। जब पॉजिटिव आंसर आएगा इसका मतलब है शिफ्ट हो रहा है राइट में। पॉजिटिव आंसर आया तो किधर शिफ्ट हो रहा है? राइट में। अगर ये आंसर नेगेटिव मिलेगा तो किधर शिफ्ट होने वाला है? लेफ्ट में। इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव आंसर तो लेफ्ट, पॉजिटिव आंसर तो राइट। ओके ग्रेट। तो ये एक क्वेश्चन है। हाँ, ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर राइट में शिफ्ट हुआ। वेरी गुड अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और ऐसा बेसिक सा ही करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, फिर आगे चलते हैं। सॉरी, इधर मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब ये है μ2, दिस इज μ2। यस, डेडिकेशन प्रीवियस स्लाइड चाहिए। ठीक है, फटाफट से लिखो प्रीवियस स्लाइड को बेटा। डन। μ1.5, फाइंड शिफ्ट। ऑब्जर्वर इधर रहेगा, इधर। तो शिफ्ट के लिए फिर से फॉर्मूला, थिकनेस कुछ नहीं दिया मैंने, थिकनेस ले लो। कितना ले लूं मैं? 20 सेंटीमीटर। तो थिकनेस कैसे लिखेंगे?
थिकनेस लिखते हैं, या सॉरी शिफ्ट कैसे लिखते हैं, थिकनेस 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, 1 माइनस ये हो जाएगा 4/3, देखो 20 इंटू और -1/3 मीन्स -20/3, माइनस में आ रहा है मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगा कहीं पे, इधर हमारा फाइनली में जाएगा, दिस इज शिफ्ट। और ये शिफ्ट कितना हो रहा है 20/3, हाँ 6.67 लेफ्ट साइड में। वेरी गुड अमन। तो सबको मेरी बात समझ आ रही है? आप अच्छे से करोगे तो आपको लेक्चर में मजा आए। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक हमने 2 क्वेश्चंस किए छोटे छोटे से, कुछ बड़े क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस। हाँ वेरी गुड। देखो अभी मेरा एक ऐसे ये पूरा एक लाइन है, इधर ऑब्जेक्ट है, एक स्लैब मैंने इधर रखा है, दूसरा स्लैब मैंने इधर रख दिया, एक और स्लैब रख दूं, चलो एक स्लैब इधर रख दिया, इधर मेरा ऑब्जर्वर है। अब तुम लोग बताओ क्या क्या लेना है। ये 1.5 यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ मिरर भी पुट कर देंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर मिरर भी पुट कर देंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। तो क्या करना है बेटा, दिस इज 2 से दिस इज अगेन 1.5, ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, इनके बीच का ये डिस्टेंस कुछ भी ले लो से 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये डिस्टेंस हम फिर से ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ये फिर से ले सकते हो 10 सेंटीमीटर, तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी डिस्टेंस लो, देखो रैंडम ले रहा हूं मैं कुछ भी। ये डिस्टेंस ले लिया मैंने 30 सेंटीमीटर, ये जो बीच वाले मीडियम्स है ना, μ1 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 μ1, बोल सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन समझने के लिए ले लेते। अब देखो बेटा क्या होना है ना, इसमें अलग अलग शिफ्ट आने वाला है। पहले हम लोग, अभी ऐसा बहुत सारे शिफ्ट आ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, पहले एक एक को पकड़ते हैं। जैसे मैंने पहले इसको पकड़ा, इधर इससे शिफ्ट निकालो, इसका शिफ्ट, दैट इज शिफ्ट 1। तो इसका शिफ्ट क्या लिखोगे, थिकनेस 1 माइनस 1.5 सॉरी म्यू ऑफ सराउंडिंग 1 माइनस 1 अपॉन 0.5। तो ये थिकनेस कितना आएगा 2/3, 10/3। अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे एक बार राइट कर देना प्लीज। यहां लिखेंगे इसके लिए शिफ्ट, शिफ्ट 2, जब भी बहुत सारे स्लैब होते हैं ना तो सबका इंडिविजुअल शिफ्ट लिखते हैं। तो शिफ्ट 2 इज 21 माइनस 1/2 बराबर। तो ये कितना आया 1/2, मतलब ये आ गया 10 सेंटीमीटर। शिफ्ट 3, वेरी गुड दिया सबको, बहुत सारे लोगों को आंसर आ रहा है। तो तीसरा शिफ्ट कैसे, 31 माइनस 1 अपॉन 1.5, तो ये 2/3 1/3 मतलब ये आया 10 सेंटीमीटर। अब ये शिफ्ट हो गया। फाइनली मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि फाइनल शिफ्ट तो हमें लिखना होगा एक साथ। यस यस, तो फाइनल टोटल शिफ्ट क्या होएगा, दिस इज शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 प्लस शिफ्ट 3। तो दिस इज 10/3 प्लस 10 प्लस 10। तो देखो 30 30 60, दिस इज 70/3 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आ गया सबको।
समझा सबको? मतलब बहुत सारे स्लैब अगर रखे हो, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर तब फिर भी सेम मीडियम में हो, बहुत सारे स्लैब रखे हो, तो क्या करते हैं, हर एक स्लैब का इंडिविजुअल शिफ्ट कैलकुलेट करो, बाद में सारे शिफ्ट को ऐड कर दो, बाद में सारे शिफ्ट को ऐड कर देंगे। वेरी गुड, समझा ना? हाँ हाँ, करते करते, थोड़ा अलग अलग मेथड भी हम लोग करेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, क्वेश्चन रहेगा लेकिन कुछ एक जैसा मेथड हम लोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे। आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉड्यूल्स आपके पास है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अब हम पढ़ रहे हैं, अभी देखो हमने बीच में गैप किया, अगर ये मैं गैप खत्म कर दूं, इसको बोलते हैं कंपोजिट स्लैब सिस्टम। मतलब मैंने एक स्लैब इधर रखा है, दूसरा स्लैब फिर से इधर रखा है, और थर्ड स्लैब फिर से मैं इधर रख दूं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं 1.5 लेता हूं, इसका भी 1.5 ले लो, इधर 2 ले लो, कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, से दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर। अब मैं पूछता हूं, फाइंड द टोटल शिफ्ट। इधर ऑब्जेक्ट रखा है, इधर मेरा ऑब्जर्वर है, और ये मीडियम हमारा 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ भी 1। तो जब भी ऐसा आ जाएगा तो हम फंस जाते हैं कि कौन सा शिफ्ट लेना है। तो टू नॉन कंटिन्यूअस पावर कैसे निकालते हैं बेटा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। किसी को लास्ट स्लाइड चाहिए था, फटाफट से देख लो बेटा लास्ट स्लाइड। डन। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के टाइम पे क्या करते हैं, देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट समझना, यहाँ पे सारे एक साथ आपके सामने अमन में क्वेश्चन बना रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है बेटा कि मैं क्वेश्चन का आंसर याद है, आपके सामने मैं ऐसे लिखता हूँ जो भी मर्जी आ रहा है। ये तो हम लोग साथ में करेंगे क्वेश्चन बैठ के, परेशान मत हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आंसर में चेंज नहीं आता अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है और कैलकुलेशन सही है। अभी बेटा देखो ये क्वेश्चन देखो और पीछे के क्वेश्चन में देखो, दोनों में डिफरेंस, यहाँ गैप था, अभी हमने बहुत सारे को एक साथ रख दिया। तो जब हम कंपोजिट स्लैब करते हैं तो एक पॉइंट याद रख लो कि इन कंपोजिट स्लैब सबका शिफ्ट निकालो, सॉरी हाँ कंपोजिट स्लैब, सॉरी, इन कंपोजिट स्लैब सिस्टम जो शिफ्ट लेते हैं ना, shift is the individual shift, shift is the sum of individual shift, shift is the sum of individual shift from every slab with respect to object and observer। ओके धनंजय, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो देखो मतलब क्या है, यहाँ पे ये जब भी है तो हम इसको इसका शिफ्ट लिखेंगे, और इसके शिफ्ट को भी मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अस अज्यूम कि इसका शिफ्ट है S1, इसके लिए शिफ्ट है S2, और इसके लिए शिफ्ट है S3। तो जब भी हम शिफ्ट लिखेंगे इसके लिए, यहाँ पे जब शिफ्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर लेंगे, इसके लिए अलग से, इसको अलग एक स्लैब मान लो, इसके लिए शिफ्ट लिखो, इसको अलग एक स्लैब मान लो, शिफ्ट लिखो। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लैब वो इज यू नो नॉट प्लेइंग अ रोल इन शिफ्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं S1 कैसे लिखूंगा, इधर पे S1 में लिखने वाला हूं, हाँ इट इज इंडिपेंडेंट, S1 लिखूंगा मैं थिकनेस
of the first slab 1 minus mu of surrounding upon this. तो 2/3 मतलब ये आ गया 10/3। मैं ऐसे ही S2 कैसे कैलकुलेट करूंगा 20, फिर 1 के रिस्पेक्ट में जहां पे ऑब्जेक्ट रखना है उसको ही लेना है 1 minus 1.5, तो 20/3 दिस इज S2। फिर मैं जब S3 लिखूंगा तो ये आएगा हमारा 31 minus 1/2। देखो 1 क्या है, 1 is the refractive index of surrounding, 1 is the refractive index of surrounding, और 1.5 और 2 इस स्लैब का, अलग अलग स्लैब का अपना खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कभी भी कंपोजिट लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। S2 के लिए सराउंडिंग थर्ड स्लैब में नहीं बेटा, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि हमें शिफ्ट कहां से चाहिए, ऑब्जेक्ट से चाहिए, समझा। 15 सेंटीमीटर टोटल शिफ्ट लिखना है, तो दिस इज S1 प्लस S2 S3 10/3 प्लस 20/3 प्लस 15, तो 10/3 प्लस 20/3 प्लस 15 करेंगे तो ये कैसे लिखोगे, 10 प्लस 20 प्लस 45/3, तो 75/3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो याद रखना एक एक शिफ्ट से पूछेगा तब हम एक शिफ्ट के लिए तो सीधा सीधा फार्मूला यूज करते हैं। बहुत सारे स्लैब को एक साथ मिला दिया तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तब भी हमें वही करना है, एक एक से करना है। या इट इज सेम एज द प्रीवियस वन। वैष्णवी वही क्वेश्चन है जो पहले था। एक्चुअली पहले वाले क्वेश्चन को मैंने, मतलब जो पहले वाला क्वेश्चन किया ना, वो क्वेश्चन कैसा था, मैंने बीच में 1 गैप कर रखा था। सेम क्वेश्चन है, मैं वही बता रहा हूँ कि बीच में गैप दे या ना दे, दोनों का सेम मतलब है, दोनों से कोई चेंज होने वाला नहीं है। चेतन देखो बेटा आंसर 75/3 है, आई सॉल्व इट हियर, तो सी इट नाउ। अब हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो वेरिएशन सारे सारे स्लैब के अंदर बहुत सारे वेरिएशन हैं, और क्वेश्चन करते हैं। और सर हम एवरेज इफेक्टिव इंडेक्स लेके क्यों नहीं कर सकते। यस यस, एक बार में भेजो बेटा, मुझे आंसर मिल रहा है। हाँ राइट में होगा, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। 45 कहाँ से आया, 45 25 होगा ना आंसर, किधर 45 लिखा है बेटा मैंने, ऋतुजा, इट इज 75/3। अच्छा 45 ये, ओके। एलसीएम ले लो ना बेटा, इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अगर सेम है तो स्लैब के एक ही कंसीडर किया तो नहीं चलेगा बेटा, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, एक स्लैब कैसे कंसीडर कर लोगे, कई बार रिफ्रैक्शन होएगा ना, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सराउंडिंग दो नहीं ले सकते, इसके पीछे भी रीजन है, प्रॉपर डेरिवेशन है, जो हम लोग फिर कभी किसी लेक्चर में करेंगे, आज उतना फिलहाल टाइम भी नहीं है, आज हम लोग खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। गौरव सर ने आपको लिया है। हाँ मैं आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ, यस, एक मिनट रुक जाओ बेटा। एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लोगे तुम, जरा मुझे बताओ क्या है एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऐसा कौन सा वर्ड पढ़ा, 5/3 क्या है, ऐसा नहीं लेते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तीन अलग अलग मटेरियल है बेटा, एवरेज लेके कैसे रिफ्रैक्शन करवा सकते हो, अलग अलग सरफेस से रिफ्रैक्शन होएगा ना। एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का कोई टॉपिक नहीं होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। हाँ वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेटा, आंसर आने से मतलब नहीं होता, यही जो हमें हमारे कॉन्सेप्ट से आंसर आना चाहिए। कॉन्सेप्ट फॉलो हो आंसर रॉन्ग आ सकता है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं हो सकता है, जो हम पढ़े हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अर्नव मैं देखता हूँ शायद कैलकुलेशन हुआ रहेगा, तो एक बार मैं चेक करता हूँ। दिस इज 2/3, 3 1 जा 2 3, 3 - 2 1/3, 10/3 ये सही हो गया। दिस इज 2/3 अगेन, सो 20/3 ये भी सही है। 10 13 बेटा आपका ही रॉन्ग हो गया, कैलकुलेशन देख लो एक बार।
यहाँ पे दोनों स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही है तो थिकनेस हाँ, दोनों स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक है तो कर सकते हैं। यस प्रिया, दोनों का एक है तो कर सकते हैं, बट हम अभी ये तो जनरली मैंने एक ले लिया, ऐसा तो है नहीं कि एक ही रहेगा पास पास में, इसलिए हमने ऐसा किया है। ऐसा कौन, मैं लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि कोई ऐसा फॉर्मूला पकड़ो जो हर कॉन्सेप्ट में काम करे, ऐसा नहीं कि हर एक कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग फॉर्मूला बना रहे। लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर क्वेश्चन में मिरर घुसाओ, तो मिरर भी एंटर किया मैंने इधर। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर भी है। अगर सभी स्लैब का सेम होता तो थिकनेस इन तीनों का लेकर के हम एक साथ कर सकते थे, कोई तब तो एक ही स्लैब बन जाता ना, फिर तीन अलग अलग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जब तक मीडियम चेंज नहीं होएगा, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो रेस सीधी ही जाती है, रेस डेविएट नहीं होती है। समझा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब ये मत सोचना कि सर आप हर बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 क्यों ले रहे हो, क्योंकि जनरली स्लैब को मैं ग्लास से बना मानता हूं, इसलिए। तो दिस इज 10 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज सीन बाय द ऑब्जर्वर। फाइंड आउट, मैं यहां लिख दूं क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज seen by the observer। ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, थिकनेस नहीं दिया क्या, सॉरी सॉरी, थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। अब थिकनेस ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी ले लो। कितना दे दूं मैं डिस्टेंस, तुम लोग बोलो। एक काम करते हैं, 10 सेंटीमीटर ले लो। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अद्वित, इनफाइनाइट कैसे ले सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इनफाइनाइट। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, जस्ट किडिंग, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई करो पढ़ाई करने का। देखो, सबसे पहले जो रेस यहां से निकलने वाली है, क्या होगा इसके अंदर, सॉल्व करने से पहले हम ये समझेंगे कि क्या होने वाला है, तब तो सॉल्व करने में अच्छा लगने वाला है हमें। एक रेस ऐसे जा रही होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है अपने को ये। अब ये हमारा नॉर्मल है। कैन दे आस्क व्हाट इमेज डिस्टेंस इन ओनली शिफ्ट क्वेश्चंस? नहीं, इमेज डिस्टेंस तो वो कहीं पूछ सकते हैं ना, खाली शिफ्ट में पूछेंगे ऐसा नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में वो इमेज डिस्टेंस पूछ सकते हैं। इमेज तो कहीं भी बन जाएगी ना, कहीं से भी पूछो। देखो, if the slab would have been made up of diamond, then refractive slab would have been 2.4, right? Yes, 2.42. ओके ओके ओके, देखो ऐसे एक रेस ऐसे आने वाली है, दिस इज नॉर्मल। अब इसको ऐसे जाना है, बट रेस आर गोइंग, वेरी गुड, बाकी लोगों का आंसर भी आ रहा है। रेस आर गोइंग फ्रॉम ड्रेयर टू डेंसर, तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल, ये रेस ऐसे इधर पहुंचने वाली है, ये चीज इधर है। ठीक है, अब यहां देखो, इस रेस को ऐसे जाना है, बट अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब ये नॉर्मल से दूर जाएगी। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? शायद से मैं थोड़ा डायग्राम अच्छे से एक बार दिखाता हूँ तुम लोगों को। क्या होता है ना बेटा, ये बोर्ड पे लिखने से आईपैड पे लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है।
ये रेस ऐसे इधर से मैं पिन चेंज करके बना रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। इसको ऐसे जाना है, ये ऐसे इधर पहुंच गई, फिर इसको ऐसे जाना है, ये ऐसे इधर पहुंच रहा है किधर, ऐसा मानो ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो इधर किधर इसका सेंटर होएगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए ये फाइनल इमेज है। मतलब जो ये शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट के बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले हम इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी स्लैब से जो स्लैब के बाद जो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट से स्लैब के बाद जो शिफ्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। मतलब जो स्लैब से शिफ्टिंग हो रही है, दैट पॉइंट ऑफ शिफ्टिंग इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। शिफ्टिंग फ्रॉम द स्लैब इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को, इजिली सॉल्व कर सकते हो। पहले शिफ्ट लिखो, वेरी गुड। मैं देख लेता हूँ, शिफ्ट 15 सेंटीमीटर 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, दिस इज 15 इंटू 1/3, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किधर से आया, शिफ्ट ये है, दिस इज योर शिफ्ट एस इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मिरर के लिए आई विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। तो देखो, अगर आई ऑब्जेक्ट के लिए मिरर का काम कर रहा है तो देखो u कितना होएगा, ये 5 तो ये वाला डिस्टेंस भी 5, ये पूरा u, तो 10 प्लस 15 प्लस 5, u आया -30। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर। v कैलकुलेट करो, इससे इमेज कहाँ बन रहा है। अब पता है कॉन्वेक्स लेंथ से इमेज पीछे ही बनता है, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि वापस आ रहा है ये। 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ से 1/20, 1/v माइनस 1/30, क्योंकि 30 माइनस में है, 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v, करेक्ट। तो देखो 20 प्लस 30/600 इज इक्वल टू 1/v, v इज इक्वल टू 600/50, v आ रहा है 12 सेंटीमीटर। मतलब इधर देखो फिर से, इधर किधर मेरा v बन रहा है, ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, जिसको हम I2 भी बोल सकते हैं, बराबर है। अब ये जो v आ रहा है ना, दिस v विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। अब फिर से इधर से जाके ऐसे इधर फिर से स्लैब से फिर से रिफ्रैक्शन होएगा, फिर से स्लैब से शिफ्टिंग होने वाली है, तो इधर लिखेंगे। और स्लैब से शिफ्टिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, अगर देखोगे तो स्लैब से शिफ्टिंग देखोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर के लिए फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, तो ऑब्जर्वर के लिए फाइनल इमेज ये 12 सेंटी, सॉरी क्या हो गया, ऑब्जर्वर के लिए अब रिफ्रैक्शन के बाद ये रेस, हेलो, सॉरी बच्चों मेरा नेट बहुत इशू कर रहा है, आई एम सो सॉरी टू से। वो क्वेश्चन मेरा पूरा व्हाइट बोर्ड ही क्लियर हो गया है, इट्स अबाउट 3 मिनट ओनली, वी कैन नॉट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नाउ। अभी वो क्वेश्चन फिर से लिखने पर भी नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी टू से। आज के लेक्चर में काफी सारा लैग हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर से मे बी ये लैग नहीं होगा, आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट अप, ओके। एनीवेज
It was a nice session with you guys. All we are done for today. Just let me know how was your. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. अमन अभी क्या कर सकते हैं बेटा. इंटरनेट वाले को भी कुछ बोल नहीं सकते. फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है. मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, चेंज करता हूँ अपना सर्विस प्रोवाइडर. डोंट वरी. किसी को कोई डाउट है, अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है. थैंक यू अनुज, मजा आया. थैंक यू अनुज, वेरी गुड. 100% समझा. यस. हाँ, लीव कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो. कैन क्राउन ग्लास ऑफ फ्लिंट ग्लास क्वेश्चन कम. यस, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास बेटा स्वयं सेम क्वेश्चन रहते हैं, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है बस. जय, वेरी गुड. थैंक यू सो मच. ओके ऋतुजा, बाय. बाय बेटा. बाय सिद्धांत. थैंक यू मनल. यू एंजॉयड द लेक्चर. इट्स गुड. थैंक यू बेटा. ओके, नो डाउट सोहम, यू कैन लीव नाउ. और साइन 1 करते हैं, पर साइन 1 के वैल्यू 0.017 है. इजंट इट बिग अप्रोक्सीमेशन? नहीं बेटा, एक्चुअली क्या होता है, इन जनरल 0.017, मतलब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 0.02 लिखते हैं. और अगर मैं सिंगल लाइन राउंडिंग ऑफ करता हूँ, सिंगल लाइन राउंडिंग ऑफ में वो 0.00 होता है. तो सिंगल लाइन में वो 0.00 हो जाएगा. ओके वैष्णवी, बोलना चाहते हो कुछ? तो वो 0.00 हो जाएगा सिंगल लाइन में. तो 0.00 मतलब 0. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं है. बिल्कुल परेशान मत हो. फिजिक्स में इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है. हाँ, इन मैथ्स जनरली यू कैन नॉट टेक सच एन अप्रोक्सीमेशन. ओके अमन. ओके रश्मि, थैंक यू. बाय बेटा. बाय ओंकार. ओके अनुज. बाय दिवा. बाय. बाय दिव्या. सॉरी. साइन 10 इज दिस. तो मैंने 1 नहीं लिया ना बेटा. मैंने 1 तो कहीं लिखा ही नहीं है ना. मैंने लिखा साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री. तो 10 डिग्री मतलब उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे 0.017 आ जाएगा. हाँ देखो, 10 डिग्री को भी जब हम लिखेंगे तो 0.017 आ जाएगा. मिरर का रिफ्लेक्शन, मिरर के रिफ्लेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा क्या सर? होगा ना बेटा. मैंने कहा मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद भी शिफ्ट होगा आनंद. बट द क्वेश्चन, बेटा मिरर के बाद भी क्वेश्चन में शिफ्ट आने वाला है. बट द प्रॉब्लम इज कि मेरा वो नेटवर्क लैग की वजह से पूरा जो स्क्रीन था वो गायब हो गया. तो मैं फिर से कुछ लिखना नहीं चाह रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं यही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ. ओके. ओके, थैंक यू. बाय बाय. मजा आया सर. थैंक यू. थैंक यू अनुज. चलो बाय बाय.